बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रहमानपुर की धरती पर सुल्तान इकराम की हुकूमत थी। सुल्तान इकराम एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनके दरबार में कई होशियार वजीर और सलाहकार थे, लेकिन उनका सबसे खास और करीबी दोस्त था उनका वजीर आजम फैजान। सुल्तान इकराम और फैजान की दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं थी। दोनों ने बचपन से एक साथ इल्म हासिल किया था। उन्होंने एक ही उस्ताद हकीम यूसुफ से तालीम ली थी, जो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम और दानिशमंद माने जाते थे। वो दोनों साथ साथ खेले, साथ पढ़े और साथ जवान हुए। उनकी दोस्ती में कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं था। हालांकि इकराम शाही खानदान से थे और फैजान एक आम घराने से, मगर दिलों में दोनों एक दूसरे के लिए बराबर की मोहब्बत रखते थे। एक खूबसूरत शाम का वक्त था। गुलाबी धूप में रहमानपुर का शाही बाग ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जन्नत का टुकड़ा जमीन पर उतार दिया हो। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी। इसी शाही बाग में सुल्तान इकराम और वजीर फैजान टहल रहे थे। दोनों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान के भाव थे। सुल्तान इकराम ने अपने दोस्त की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फैजान मेरे दोस्त, कैसा अजीब इत्तेफाक है कि हम दोनों की जिंदगी में हर अहम मोड़ एक साथ आया। हमने एक ही उस्ताद से इल्म हासिल किया, एक ही दिन हमारी शादियां हुई, और देखो आज मेरी बेगम सुल्ताना और तुम्हारी बीवी फातिमा दोनों ही मां बनने वाली हैं। वजीर फैजान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, हुजूर, इसी को तो अल्लाह की कुदरत कहते हैं। वो जो चाहे कर दे, उसकी मर्जी के आगे हमारी क्या बिसात। लेकिन सच कहूं हुजूर, इस रिश्ते से बढ़कर मेरे लिए कोई नेमत नहीं हो सकती। आपकी दोस्ती मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। दोनों दोस्त बातों में मशगूल थे कि अचानक वजीर के महल की तरफ से एक दासी हांफती दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी की लहर थी। वो वजीर फैजान के पास पहुंची और सांस फूलते हुए बोली, वजीर साहब, मुबारक हो। अल्लाह की रहमत से आपके घर में एक खूबसूरत बेटे का जन्म हुआ है। बेगम फातिमा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। यह खबर सुनकर वजीर फैजान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुल्तान इकराम ने अपने दोस्त को गले लगाया और बोले, मुबारक हो दोस्त, अल्लाह तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र और कामयाबी दे। अभी वो दोनों इस खुशी में डूबे ही थे कि कुछ ही लम्हों बाद एक और दासी दौड़ती हुई शाही बाग में आई। यह दासी शाही महल से आई थी। उसने सुल्तान के सामने झुककर अदब से कहा, हुजूर की खिदमत में सलाम। अल्लाह की बेपनाह मेहरबानी से बेगम सुल्ताना ने एक बेहद खूबसूरत और नाजुक सी बेटी को जन्म दिया है। वो चांद की तरह हसीन है। बेगम साहिबा और शहजादी दोनों तंदुरुस्त हैं। यह सुनकर सुल्तान इकराम का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह वाकई बेमिसाल इत्तेफाक था। सुल्तान इकराम ने गहरी सांस ली और वजीर फैजान की तरफ मुड़कर बोले, फैजान, मैं एक बात सोच रहा हूं। आज का दिन हमारी जिंदगी में बहुत खास है। तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ और मेरे यहाँ बेटी। क्यों दो ना हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बना दें? वजीर फैजान ने हैरानी से पूछा, कैसे हुजूर? आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम अभी से अपने बच्चों का रिश्ता पक्का कर दें। जब ये बड़े होंगे तो हम इनका निकाह कर देंगे। तुम्हारा बेटा मेरा दामाद बनेगा और मेरी बेटी तुम्हारी बहू। इससे हमारी दोस्ती की नींव और भी मजबूत हो जाएगी। हमारी यारी की मिसाल सदियों तक लोग देते रहेंगे। वजीर फैजान यह सुनकर सन्न रह गए। उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोले, हुजूर, यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? कहां आप एक महान सुल्तान, शाही खानदान के वारिस, और कहां मैं एक मामूली वजीर। आपकी औलाद शहजादी है और मेरा बेटा सिर्फ एक वजीर का बेटा। यह रिश्ता तो... सुल्तान इकराम ने बीच में ही फैजान की बात काटते हुए कहा, फैजान, तुम मुझे सिर्फ एक सुल्तान की तरह देख रहे हो, लेकिन मत भूलो कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूं। हम दोनों के बीच जो ऊंच नीच की दीवार है, उसी को गिराने के लिए मैं यह रिश्ता करना चाहता हूं। मेरे लिए खानदान से बढ़कर इंसानियत और दोस्ती है, और सच पूछो तो तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई दूसरा खानदान हो ही नहीं सकता। वजीर फैजान की आंखों में आंसू आ गए। वो सुल्तान के कदमों में झुकने लगे, लेकिन सुल्तान ने उन्हें रोक लिया और गले लगा लिया। फैजान ने कहा, हुजूर, आपकी यह मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। जब आपने फैसला कर लिया है तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला। मेरे बेटे की किस्मत है कि वो आपकी बेटी का शौहर बनेगा। बस आपकी जो मर्जी हो वही मेरी मर्जी है। सुल्तान इकराम खुशी से बोले, तो फिर देर किस बात की दोस्त? चलो आज ही हम इस खुशखबरी का ऐलान करते हैं।
पूरी रियासत में जश्न मनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आज दो खानदान एक हो गए हैं। उसी शाम रहमानपुर के शाही महल में बड़े शानो शौकत के साथ एक जश्न का आयोजन किया गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। दरबारियों, अमीरों, वजीरों और रियासत के नामी लोगों को बुलाया गया। महल के हर कोने को फूलों से सजाया गया। खुशबूदार अत्तर की महक चारों तरफ फैली हुई थी। दरबार में बैठे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर सुल्तान क्या ऐलान करने वाले हैं। सुल्तान इकराम अपने शाही तख्त पर विराजमान हुए। उनके बगल में वजीर फैजान भी बैठे थे। पूरा दरबार खामोश था। सुल्तान ने खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की, यहां मौजूद तमाम हजरात, आज का दिन हमारी रियासत के इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। अल्लाह की रहमत से आज मेरे घर में एक बेटी और मेरे सबसे करीबी दोस्त और वजीर आजम फैजान के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। मैं आज आप सबके सामने ऐलान करता हूं कि जब वक्त आएगा तो मैं अपनी बेटी शहजादी जरीन का निकाह वजीर फैजान के बेटे अमीन से करूंगा। यह मेरा पक्का वादा है। यह ऐलान सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश थे, मगर सबने सुल्तान के फैसले को सलाम किया और दोनों खानदानों को मुबारकबाद दी। दरबार में नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां गूंज उठी और खुशी का माहौल छा गया। उस रात के बाद सुल्तान इकराम ने हुक्म दिया कि शहजादी जरीन और अमीन दोनों का पालन पोषण शाही महल में ही होगा। दोनों को एक साथ बेहतरीन तालीम दी जाएगी। उन्हें अदब, अखलाक, इल्म, फनून जंग और दुनियादारी की तमाम बातें सिखाई जाएंगी। वक्त की रफ्तार बहुत तेज होती है। महीने साल में बदलते गए और साल दशकों में। शहजादी जरीन और अमीन अब बच्चे नहीं रहे थे, वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। शहजादी जरीन बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें हिरन की तरह मासूम थीं, बाल रेशम जैसे काले और लंबे थे। उसकी मुस्कुराहट में जादू था, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और दिलेर भी थी। उसे शायरी का शौक था और वो खूबसूरत गजलें कहती थी। अमीन भी कम ना था। वह जवान, तंदुरुस्त और बहादुर था। तलवारबाजी में उसका कोई जवाब नहीं था। घुड़सवारी में वो माहिर था, लेकिन ताकत के साथ साथ उसमें इल्म की रोशनी भी थी। वो कई जुबानों का आलिम था और मुश्किल मसलों को आसानी से हल कर लेता था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उन्हें पता था कि एक दिन उनका निकाह होगा। यह बात उनके दिलों में एक खास तरह की मोहब्बत पैदा कर गई थी। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से बातें करते वक्त उनकी आंखों में प्यार की चमक होती थी। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था। रहमानपुर का शाही बाग हरियाली से लहलहा रहा था। शहजादी जरीन और अमीन शाही बाग में टहल रहे थे। जरीन के हाथ में किताब थी और वो अमीन को कुछ शेर सुना रही थी। अमीन ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में मुस्कुरा देता था। ठीक उसी वक्त सुल्तान इकराम भी बाग में टहलने आए थे। उनके साथ एक मेहमान था, तारिकपुर का सुल्तान गाजी। सुल्तान गाजी रहमानपुर के दौरे पर आए थे और सुल्तान इकराम उन्हें अपने शाही बाग की खूबसूरती दिखा रहे थे। सुल्तान गाजी की नजर जब शहजादी जरीन और अमीन पर पड़ी तो वो रुक गए। उन्होंने शहजादी की खूबसूरती देखी तो हैरान रह गए। वो सुल्तान इकराम से बोले, हुजूर, वो जो दो जवान हैं, हसीन लड़की और उसके साथ का जवान, वो कौन है? सुल्तान इकराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो मेरी इकलौती बेटी शहजादी जरीन है और उसके साथ जो नौजवान है वो मेरे वजीर आजम फैजान का बेटा और मेरा होने वाला दामाद अमीन है। बचपन से ही उनका रिश्ता पक्का है। यह सुनकर सुल्तान गाजी के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी नाराजगी झलकी। वो बोले, यह मैं क्या सुन रहा हूं सुल्तान इकराम? आप अपनी शहजादी, अपनी इकलौती औलाद का निकाह अपने वजीर के बेटे से करेंगे? ये तो ठीक नहीं लगता। सुल्तान इकराम ने सहज भाव से कहा, इसमें हर्ज ही क्या है सुल्तान गाजी? फैजान मेरा बचपन का यार है। वह सिर्फ वजीर नहीं, मेरा भाई है। और अमीन हर लिहाज से मेरी बेटी के काबिल है। वो पढ़ा लिखा है, बहादुर है, नेक है। मुझे इससे बेहतर दामाद और कोई नहीं मिल सकता। सुल्तान गाजी ने नाक भौं से कोड़ते हुए कहा, हुजूर, मुझे आपके इस फैसले पर ताज्जुब है। आप जैसे महान सुल्तान की बेटी का रिश्ता किसी शाही खानदान से होना चाहिए, ना कि किसी मामूली घराने से। शाही खून को शाही खून से मिलाना चाहिए। यह तो शहजादी पर जुल्म है। सुल्तान गाजी की बातें सुनकर सुल्तान इकराम थोड़ा सख्त हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जवाब दिया, सुल्तान गाजी, आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो फैसला मैंने लिया है वो मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। जिस दिन इन दोनों बच्चों की पैदाइश हुई थी उसी दिन मैंने पूरे दरबार के सामने यह ऐलान कर दिया था, यह मेरा वादा है।
और सुल्तान इकराम अपना वादा नहीं तोड़ता। सुल्तान गाजी ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, वादे तो निभाने के लिए होते हैं, यह सच है, लेकिन कभी कभी हालात बदल जाते हैं। जब आपने यह वादा किया था तब शायद आपने सारी बातों पर गौर नहीं किया होगा। अब आप सोचिए, आपकी बेटी एक शहजादी है, उसे शाही जिंदगी मिलनी चाहिए, शाही ठाट बाट मिलना चाहिए। वजीर का बेटा भले ही काबिल हो, लेकिन क्या वो आपकी बेटी को वो सब दे पाएगा जो एक शहजादी की हकदार है? सुल्तान इकराम कुछ बोलते उससे पहले ही सुल्तान गाजी ने अपनी बात जारी रखी। और सुनिए हुजूर, मैं यूं ही यह बात नहीं कर रहा, मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन पेशकश है। सुल्तान इकराम ने भौहें उठाई। कैसी पेशकश? सुल्तान गाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो बोले, हुजूर, अगर आप चाहें तो यह पुराना रिश्ता तोड़ा भी तो जा सकता है, और मैं आपको एक नया रिश्ता देने के लिए तैयार हूं। मेरा बेटा शहजादा कासिम, आपने उसके बारे में सुना होगा। वो ना सिर्फ जवान और खूबसूरत है, बल्कि बहादुर भी है। उसने कई जंगों में अपनी बहादुरी साबित की है। उसका नाम दूर दूर तक मशहूर है। सुल्तान इकराम चुप रहे। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। सुल्तान गाजी ने आगे कहा, अगर आप शहजादी जरीन का निकाह मेरे बेटे शहजादे कासिम से कर दें तो सोचिए कितना फायदा होगा। हमारी दोनों रियासतें एक हो जाएंगी, हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। यह रिश्ता ना सिर्फ दो खानदानों को जोड़ेगा, बल्कि दो सल्तनतों को भी मजबूत करेगा। शाही खून से मिलेगा और इतिहास में हमारी मिसाल दी जाएगी। सुल्तान इकराम के दिमाग में तूफान उठने लगा। एक तरफ उनकी पुरानी दोस्ती और वादा था, दूसरी तरफ एक बड़ा फायदा। उन्होंने सोचा, वाकई दो बड़ी रियासतों का रिश्ता बहुत मजबूत साबित हो सकता है। इससे ना सिर्फ उनकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि उनकी बेटी को भी शाही जिंदगी मिलेगी। दूसरी तरफ फैजान उनका पुराना दोस्त था, लेकिन क्या दोस्ती रियासत की भलाई से बड़ी है? सुल्तान इकराम के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। वो सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सुल्तान गाजी, आपकी बात में दम है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। कैसी मुश्किल हुजूर? सुल्तान गाजी ने पूछा। शहजादी जरीन और अमीन दोनों को बचपन से ही इस रिश्ते का इल्म है। वो दोनों साथ बड़े हुए हैं। अगर मैं अचानक यह रिश्ता तोड़ दूं तो अमीन जरूर कोई बवाल खड़ा करेगा। वो इस निकाह में रुकावट डालेगा और मुझे उससे सीधे मुकाबला नहीं करना है। आखिर वो मेरे दोस्त का बेटा है। सुल्तान गाजी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोले, हुजूर, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, इसका हल मैंने पहले ही सोच लिया है। यह तो बहुत आसान काम है। कैसे? सुल्तान इकराम ने उत्सुकता से पूछा। हुजूर, आप ऐसा कीजिए, अमीन को कुछ दिनों के लिए किसी दूर दराज की जगह पर किसी मुश्किल काम पर भेज दीजिए। ऐसा काम जिसे पूरा करने में उसे काफी वक्त लग जाए, इतना वक्त कि वो जल्दी वापस ना लौट सके, और उसकी गैर मौजूदगी में आराम से शहजादी जरीन और शहजादे कासिम का निकाह करवा दीजिए। जब तक वो वापस आएगा निकाह हो चुका होगा। फिर वो क्या कर लेगा? सुल्तान इकराम को यह तरकीब समझदारी भरी लगी। वो धीरे से बोले, हाँ, यह सही रहेगा, यही एक रास्ता है। सुल्तान गाजी ने खुश होकर पूछा, तो फिर क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं सुल्तान इकराम? सुल्तान इकराम ने एक पल सोचा। उनके दिल में दोस्ती की आवाज उठी, लेकिन फायदे की आवाज ज्यादा तेज थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल पक्का समझिए सुल्तान गाजी। आज से ठीक 12 दिन बाद आप शहजादे कासिम की बारात लेकर रहमानपुर आ जाइए। तब तक मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। हम शहजादी जरीन और शहजादे कासिम का भव्य निकाह करेंगे। बहुत खूब, सुल्तान गाजी ने खुशी से कहा। यह रिश्ता दोनों रियासतों के लिए मुबारक साबित होगा। अल्लाह करे कि सब कुछ अच्छा हो। दोनों सुल्तानों ने हाथ मिलाए और बात पक्की कर दी। इसके बाद सुल्तान गाजी वहां से रुखसत हो गए। सुल्तान इकराम बाग में अकेले खड़े रहे। उनका दिल बेचैन था। उन्होंने दूर से शहजादी जरीन और अमीन को देखा। दोनों बेफिक्री से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। सुल्तान इकराम ने खुद से कहा, जो करना है जल्द करना होगा। अगले ही दिन सुबह सुल्तान इकराम ने अमीन को अपने खास दरबार में बुलाया। अमीन हाजिर हुआ और अदब से सलाम किया। सलाम हुजूर, आपने बुलाया? सुल्तान ने गंभीर आवाज में कहा। अमीन, आज मैं तुझे एक बहुत अहम और मुश्किल जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। यह काम सिर्फ तू ही कर सकता है। अमीन की आंखों में उत्साह चमक उठा। वो बोला, हुक्म कीजिए हुजूर, मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ। जो काम कहेंगे जान लगा दूंगा। सुल्तान इकराम ने कहा, देख अमीन,
हमारे शाही महल के हौज में लाल और सफेद रंग के कमल खिलते हैं। वो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कहीं दूर नीलगिरी के जंगल में एक खास हौज है। उस हौज में नीले रंग के गुलाब खिलते हैं। नीले गुलाब, यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यह सच है। मैंने कई मुसाफिरों से यह बात सुनी है। अमीन ने हैरानी से पूछा, नीले गुलाब? यह तो वाकई अजीब बात है हुजूर। सुल्तान ने आगे कहा, हाँ अमीन, और मैं चाहता हूं कि तू उस नीलगिरी के जंगल में जाए, वहां के हौज से नीले रंग के गुलाब तोड़कर लाए। जब हमारे महल के हौज में यह नीले गुलाब खिलेंगे, तमाम रियासत में हमारे बाग की शोहरत होगी। यह काम आसान नहीं है अमीन। नीलगिरी का जंगल बहुत दूर है, रास्ता खतरनाक है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तू यह काम कर सकता है। अमीन के चेहरे पर जोश आ गया। वो बोला, हुजूर, यह कौन सा मुश्किल काम है। मैं आज ही नीलगिरी के जंगल के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं जरूर नीले गुलाब लेकर आऊंगा। सुल्तान इकराम मन ही मन मुस्कुराए। उनकी चाल काम कर गई थी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे अमीन, लेकिन ध्यान रहे यह काम जल्दबाजी में मत करना। नीले गुलाब बड़ी नाजुक चीज हैं। उन्हें तोड़ने का भी एक खास तरीका है और उन्हें यहां तक लाने में भी बहुत एहतियात बरतनी होगी। इसलिए अपना पूरा वक्त लगाना, जल्दी में गलती मत करना। जी हुजूर, मैं पूरी एहतियात बरतूंगा, अमीन ने कहा। सुल्तान ने उसे रुखसत किया। अमीन ने तुरंत अपने अब्बा वजीर फैजान को खबर दी। फैजान को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद सुल्तान अमीन की काबिलियत आजमाना चाहते हैं। उसी दिन दोपहर में अमीन ने अपना घोड़ा तैयार किया, जरूरी सामान पैक किया और नीलगिरी जंगल की तरफ रवाना हो गया। जाने से पहले वो शहजादी जरीन से मिला। जरीन, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, हुजूर ने एक खास काम दिया है, अमीन ने कहा। जरीन ने पूछा, कहां जा रहे हो? नीलगिरी के जंगल में, वहां से नीले गुलाब लाने हैं। जरीन मुस्कुराई, नीले गुलाब? तुम जल्दी वापस आ जाना अमीन, मैं इंतजार करूंगी। बस कुछ ही हफ्तों की बात है, अमीन ने कहा। फिर वो घोड़े पर सवार हो गया और चल पड़ा। अमीन के जाते ही सुल्तान इकराम ने अपने दिल में सोचा, बेवकूफ अमीन, नीलगिरी का जंगल इतना दूर है कि वहां पहुंचने में ही तुझे 15 दिन लगेंगे और वापस आने में उतना ही वक्त। तब तक तो निकाह हो चुका होगा। अब सुल्तान इकराम ने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने अपनी बेगम सुल्ताना को बुलाया। बेगम सुल्ताना बेहद नेक और समझदार औरत थी। वो अपने शौहर का बहुत सम्मान करती थी। सुनो जी, सुल्तान ने कहा, मैंने शहजादी जरीन के लिए एक नया रिश्ता तय किया है। बेगम सुल्ताना चौंक गई। क्या कह रहे हैं आप? जरीन का तो निकाह अमीन से होना है, आपने खुद यह फैसला किया था। सुल्तान ने जवाब दिया, वो पुराना फैसला था, अब हालात बदल गए हैं। मैंने तारिकपुर के सुल्तान गाजी के बेटे शहजादे कासिम से जरीन का रिश्ता पक्का कर दिया है। 12 दिन बाद निकाह होगा। बेगम सुल्ताना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? जरीन का निकाह अमीन से होना था। आपने सालों पहले पूरे दरबार के सामने वादा किया था। वजीर फैजान आपके सबसे करीबी दोस्त हैं। उनका क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? सुल्तान इकराम ने सख्ती से कहा, सुल्ताना, वो रिश्ता हमने बगैर सोचे समझे कर दिया था, जोश में आकर कर दिया था। लेकिन अब मैंने गहराई से सोचा है, वजीर फैजान और हमारी क्या बराबरी। हम शाही खानदान के हैं। हमारा रिश्ता भी किसी शाही खानदान से ही होना चाहिए। शहजादे कासिम से रिश्ता होने से हमारी दोनों रियासतें मजबूत होंगी। यह सिर्फ एक निकाह नहीं, यह एक राजनीतिक फैसला है। बेगम सुल्ताना ने फिर कोशिश की, लेकिन हुजूर, यह तो आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था। अब तो जरीन और अमीन बड़े हो गए हैं, उन्हें इस बात का इल्म है। उन्हें कैसा लगेगा? सुल्तान गुस्से में आ गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, सुल्ताना, मुझे नसीहत मत दो। जो मैंने फैसला कर लिया है वो होकर रहेगा। शहजादी जरीन का निकाह शहजादे कासिम से ही होगा और तुम्हें सारे इंतजाम करने होंगे। 12 दिन बाद बारात आएगी। बेगम सुल्ताना ने देखा कि उनके शौहर का फैसला पक्का है। वो कुछ और कह नहीं सकी। दिल में बेहद दुख लेकर वो वहां से चली गई। उधर अमीन अपने घोड़े पर तेजी से नीलगिरी की तरफ बढ़ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, लगता है हुजूर मेरी काबिलियत की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना यह काम तो कोई सिपाही भी कर सकता था। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्दी नीले गुलाब लेकर आऊंगा और हुजूर को खुश कर दूंगा। फिर मेरा और जरीन का निकाह होगा। यह सोचकर वो और तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। रास्ता बहुत लंबा था। अमीन कई गांवों, शहरों और जंगलों से गुजरा। कभी तपती धूप में सफर करता, कभी बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ता रहा।
उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी नीले गुलाब लाना और अपनी जरीन के पास वापस लौटना। इधर रहमानपुर के शाही महल में सुल्तान इकराम ने वजीर फैजान को बुलाया। सुनो वजीर साहब, सुल्तान ने कहा, सारी रियासत को दुल्हन की तरह सजाओ, चारों तरफ खुशी का माहौल होना चाहिए। वजीर फैजान ने हैरानी से पूछा, लेकिन हुजूर, ये अचानक क्यों? कोई खास मौका है क्या? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ फैजान, बहुत खास मौका है। 12 दिन बाद शहजादी जरीन का निकाह होने वाला है। वजीर फैजान की आंखें खुशी से चमक उठी। वो बोले, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है हुजूर, लेकिन अमीन तो नीले गुलाब लाने नीलगिरी गया है। वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाएगा? वहां से लौटने में तो उसे कम से कम 1 महीना लग जाएगा। सुल्तान इकराम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, फैजान, यह किसने कहा कि जरीन का निकाह अमीन से होगा? वजीर फैजान को लगा जैसे किसी ने उन पर बिजली गिरा दी हो। वो हक्के बक्के रह गए। क्या कह रहे हैं आप हुजूर? अमीन का निकाह शहजादी से नहीं होगा। तुमने बिल्कुल सही सुना, सुल्तान ने कहा। पुराना रिश्ता खत्म, अब शहजादी जरीन का निकाह तारिकपुर के शहजादे कासिम से होगा। वजीर फैजान को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। उनका अपना बचपन का दोस्त, जिसे वो भाई से बढ़कर मानते थे, आज उनके साथ धोखा कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, फैजान ने कांपती आवाज में कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह तो बिल्कुल गलत है। आपने खुद पूरे दरबार के सामने ऐलान किया था। लोग क्या कहेंगे? हमारी दोस्ती का क्या होगा? मेरे बेटे अमीन का क्या कसूर है? सुल्तान इकराम ने बेरुखी से जवाब दिया, फैजान, यह सब भावनाओं की बातें हैं। मुझे अपनी रियासत के बारे में सोचना है। तारिकपुर से रिश्ता होने से हमारी ताकत बढ़ेगी। यह एक समझदारी भरा फैसला है। वजीर फैजान ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हुजूर, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जब लोग सुनेंगे तो आपकी इज्जत पर सवाल उठेंगे। एक बादशाह का सबसे बड़ा खजाना उसका वादा होता है, और आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। सुल्तान इकराम को यह बात नागवार गुजरी। उनकी आंखों में गुस्सा चमका। फैजान, तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? तुम भूल गए कि मैं कौन हूं? वजीर फैजान ने हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं भूला, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप कौन थे। वो इकराम जो ईमानदारी और वफादारी की मिसाल था, आज कहां है? लगता है आपका होश उड़ गया है। कल मैं भरे दरबार में आपसे इस बारे में बात करूंगा। शायद दरबारियों और अमीरों के सामने आपको अपना पुराना ऐलान याद आ जाए। यह सुनते ही सुल्तान इकराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाए, तू मुझे भरे दरबार में बेइज्जत करेगा? मेरे फैसले पर सवाल उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? इससे पहले कि फैजान कुछ समझ पाते, सुल्तान इकराम ने अपनी कमर से तलवार निकाल ली। तलवार की धार सूरज की रोशनी में चमक उठी। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? फैजान चीखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान इकराम ने अपनी पुरानी दोस्ती को भुलाकर अपने सबसे वफादार दोस्त पर तलवार का जबरदस्त वार किया। तलवार की धार फैजान के सीने में उतर गई। खून की धार बह निकली। वजीर फैजान की आंखें फैल गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना दोस्त, जिसके साथ उन्होंने बचपन बिताया, जिसके साथ हर खुशी और गम बांटे, आज उन्हें मार रहा है। इकराम, फैजान ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। और फिर वजीर फैजान की जान निकल गई। उनका बेजान जिस्म फर्श पर गिर पड़ा। सुल्तान इकराम ने अपनी खून से लथपथ तलवार को देखा। एक पल के लिए उन्हें अपने किए पर अफसोस हुआ, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि फैजान की लाश को चुपचाप दफना दिया जाए। और सुनो, सुल्तान ने कहा, किसी को यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि क्या हुआ। सबसे यही कहना कि वजीर फैजान को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। सिपाहियों ने सिर झुकाकर हुक्म माना। जब फैजान की बीवी बेगम फातिमा को यह खबर मिली कि उनके शौहर की मौत हो गई है, तो वो टूट गईं। वो रोती बिलखती रहीं। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक ये कैसे हो गया। फैजान तो सेहतमंद थे, फिर अचानक कैसे? लेकिन सच्चाई तो वही जानते थे जो उस कमरे में मौजूद थे, और वो सब सुल्तान के वफादार थे। किसी ने भी सच नहीं बताया। कुछ ही दिनों में बेगम फातिमा का दुख और बढ़ गया। अपने शौहर की मौत का सदमा इतना बड़ा था कि वो उसे सह नहीं पाई। वो बीमार पड़ गईं और कुछ ही दिनों में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस तरह अमीन के माँ बाप दोनों चल बसे और अमीन को इसकी खबर तक नहीं थी। वो तो अभी भी नीलगिरी के रास्ते पर था। उधर सुल्तान इकराम ने अपनी बेटी शहजादी जरीन को बुलाया। जरीन खुशी खुशी अपने अब्बा के पास आई। जी अब्बा जान, आपने बुलाया?
जरीन ने प्यार से पूछा। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, जरीन बेटी, तुम्हें एक खबर देनी है। क्या हुआ अब्बा, आप इतने गंभीर क्यों हैं? जरीन ने चिंता से पूछा। बेटी, तुम्हारा निकाह 12 दिन बाद होने वाला है। जरीन की आंखों में खुशी की चमक आई। वो शर्माती हुई बोली, अब्बा जान, अमीन तो अभी नीलगिरी गया है, वो इतनी जल्दी कैसे? सुल्तान ने बीच में ही बात काटी। नहीं जरीन, तुम्हारा निकाह अमीन से नहीं होगा। जरीन को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया। क्या मतलब? मैंने तुम्हारा रिश्ता तारिकपुर के शहजादे कासिम से तय कर दिया है। 12 दिन बाद उनकी बारात आएगी और तुम्हारा निकाह हो जाएगा। जरीन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं अब्बा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा निकाह तो अमीन से होना था। आपने खुद वादा किया था। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं अमीन से मोहब्बत करती हूं। सुल्तान इकराम सख्त हो गए। जरीन, यह सब भावनाओं की बातें हैं। तुम एक शहजादी हो, तुम्हारा निकाह किसी शहजादे से ही होना चाहिए। शहजादा कासिम हर तरह से तुम्हारे लायक है। वो बहादुर है, खूबसूरत है और बड़ी रियासत का वारिस है। जरीन गुस्से से तिलमिला उठी। उसने पहली बार अपने अब्बा की बात काटते हुए कहा, नहीं अब्बा जान, मैं शहजादे कासिम से कभी निकाह नहीं करूंगी। मेरा निकाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ अमीन से। आप चाहे कुछ भी कर लें। सुल्तान इकराम की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जरीन, तुम मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब यह तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अपना बाप प्यारा है या वो अमीन। जरीन रोते हुए बोली, अब्बा आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। हाँ, मजबूर कर रहा हूं, सुल्तान ने कहा, क्योंकि तुम ना समझ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। 12 दिन बाद तुम्हारा निकाह शहजादे कासिम से होगा। बस। यह कहकर सुल्तान इकराम वहां से चले गए। जरीन वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसकी सहेलियां और दासियां उसे ढांढस देने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। बेगम सुल्ताना भी अपनी बेटी के पास आई। उन्होंने जरीन को गले लगाया और कहा, बेटी, मैंने भी तुम्हारे अब्बा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका फैसला पक्का है, वो नहीं मानेंगे। जरीन ने रोते हुए कहा, अम्मी, ये कैसा जुल्म है? अमीन कहाँ है? उसे तो खबर भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। बेगम सुल्ताना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद भी इस फैसले से दुखी थीं, लेकिन वो अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती थीं। अगले कुछ दिन तूफानी गुजरे। पूरी रियासत को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ रोशनी, फूल और खुशबू थी, लेकिन जरीन के दिल में सिर्फ अंधेरा था। उसने कई बार सोचा कि वो महल से भाग जाए, लेकिन कहां जाए? अमीन तो दूर नीलगिरी में है, और अगर वो भागी तो उसके अब्बा क्या करेंगे? नहीं, वो अपने अब्बा को और तकलीफ नहीं दे सकती थी। आखिरकार वो दिन आ गया, 12वां दिन। तारिकपुर से शहजादे कासिम की शानदार बारात निकली। सैकड़ों घोड़े, हाथी, ऊंट और सिपाही थे। सुल्तान गाजी खुद बारात के साथ आए थे। रहमानपुर के दरवाजे पर बारात का भव्य स्वागत हुआ। शाही महल में बड़े तमाशे के साथ निकाह की तैयारियां हो रही थीं। जरीन को दुल्हन की तरह तैयार किया गया। लाल रंग का खूबसूरत लहंगा, सोने के गहने, मेहंदी और सुर्खी, सब कुछ। लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो एक सजी हुई लाश की तरह बैठी थी। काजी साहब को बुलाया गया। निकाह का वक्त आ गया। क्या तुम्हें यह निकाह मंजूर है? काजी ने जरीन से 3 बार पूछा। जरीन चुप रही। उसके आंसू बह रहे थे। सुल्तान इकराम ने सख्त निगाहों से जरीन को देखा। बेगम सुल्ताना ने धीरे से अपनी बेटी के कान में कहा, बेटी, अब और कोई रास्ता नहीं है, कबूल कह दो। आखिरकार दिल में 1000 मौतें मरते हुए जरीन ने धीरे से कहा, कबूल है। और इस तरह शहजादी जरीन और शहजादे कासिम का निकाह हो गया। पूरे महल में जश्न मनाया गया। नगाड़े बजे, शहनाइयां गूंजी, लेकिन जरीन के दिल में एक मातमी सन्नाटा था। रुखसती का वक्त आया। जरीन को विदा किया जाने लगा। वो अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगी। अम्मी, मैं नहीं जाना चाहती, जरीन फुसफुसाई। बेगम सुल्ताना ने उसे चूमा और कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटी। और फिर जरीन को पालकी में बिठाकर तारिकपुर भेज दिया गया। सुल्तान इकराम खुश थे कि उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए क्या लिखा है। उधर अमीन 8 दिन की कड़ी मेहनत और सफर के बाद नीलगिरी के जंगल पहुंच गया था। उसने वहां के हौज को ढूंढ निकाला। सचमुच वहां नीले रंग के गुलाब खिले हुए थे। वो बेहद खूबसूरत थे, जैसे आसमान के टुकड़े। अमीन ने बड़ी एहतियात से कुछ नीले गुलाब तोड़े।
उसने उन्हें एक खास पोटली में रखा ताकि वो रास्ते में खराब ना हो। बस अब जल्दी से वापस रहमानपुर पहुंचना है, अमीन ने सोचा। हुजूर बहुत खुश होंगे और फिर मेरा और जरीन का निकाह हो जाएगा। यह सोचकर वो खुशी से मुस्कुरा दिया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। लेकिन अमीन को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में तूफान आ चुका है। उसके माँ बाप चल बसे हैं और उसकी जरीन किसी और की हो चुकी है। किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था और वो बेखबर खुशी खुशी वापस जा रहा था। अमीन अपने सफर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जल्द से जल्द रहमानपुर पहुंचना और अपनी जरीन से मिलना। नीले गुलाब उसकी पोटली में सुरक्षित थे। 7 दिन की लगातार यात्रा के बाद आखिरकार अमीन रहमानपुर के रास्ते पर आ गया। रास्ते में उसे एक पुरानी मस्जिद दिखी। चलो यहां अल्लाह का शुक्र अदा कर लूं, अमीन ने सोचा। वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था कि मस्जिद के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग पीर ने उसे आवाज दी, अमीन रुक जा बेटा। अमीन चौंक कर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले पीर बाबा उसे देख रहे थे। पीर बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? अमीन ने हैरानी से पूछा। पीर बाबा ने दुखी आवाज में कहा, बेटा मैं बहुत कुछ जानता हूं और मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। कैसी सच्चाई? अमीन ने पूछा। पीर बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा अमीन, अब रहमानपुर में तेरे लिए कुछ नहीं बचा। ना तेरे वालिदैन हैं, ना ही तेरी जरीन। अब तू वहां जाकर क्या करेगा? अमीन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया। ये आप क्या कह रहे हैं पीर बाबा? मैं सच कह रहा हूं बेटा। जिस दिन तू रहमानपुर से गया उसी दिन से यह साजिश रची गई थी। सुल्तान इकराम ने तेरे अब्बा वजीर फैजान को कत्ल कर दिया और तेरी अम्मी ने भी इस सदमे में जान दे दी। और शहजादी जरीन, उसका निकाह तारिकपुर के शहजादे कासिम से हो चुका है। अमीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीले गुलाबों की पोटली उसके हाथ से गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और गुस्से की आग जल उठी। सुल्तान इकराम, अमीन चीखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने जालिम निकलेंगे। उन्होंने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। वो तलवार की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन पीर बाबा ने उसे रोक लिया। अमीन, गुस्से में होश मत खो। बदला लेने से कुछ नहीं होगा। सुल्तान इकराम ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे अल्लाह देगा। अमीन रोने लगा। पीर बाबा, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। पीर बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा चिंता मत कर, मेरी एक खानकाह है बहारपुर के जंगल में। तू मेरे साथ चल, वहां की शांति में तेरा दिल कुछ सुकून पाएगा। अमीन के पास कोई और चारा नहीं था। वो पीर बाबा के साथ चला गया। खानकाह में पीर बाबा रोज अमीन को इल्म की बातें सुनाते, सब्र और संयम सिखाते, लेकिन अमीन का दिल मानता नहीं था। वो रोज जरीन और अपने वालिदैन को याद करता। एक दिन पीर बाबा ने कहा, अमीन तू इतना उदास क्यों रहता है? पीर बाबा, मैं कितना भी कोशिश करूं जरीन को भूल नहीं पाता, अमीन ने कहा। पीर बाबा ने सोचा और बोले, तो एक काम कर, तारिकपुर जाकर जरीन से एक बार मिल ले, शायद तेरे दिल को सुकून मिल जाए। लेकिन कैसे? उसके ससुराल वाले मुझे उससे मिलने देंगे? अमीन ने पूछा। फकीर बनकर जा और कह कि तू सिर्फ नई नवेली से भीख लेगा, इस बहाने तू उससे मिल लेगा। अमीन को यह बात जंच गई। उसने फकीर का भेष धारण किया और तारिकपुर के लिए निकल पड़ा। पीर बाबा ने समझाया, देख अमीन, वहां पहुंचकर समझदारी से काम लेना। जरीन की बातों में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। तारिकपुर पहुंचकर अमीन ने महल के दरवाजे पर आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर भीख दे दो। एक दासी सिक्कों से भरी थैली लेकर आई, लेकिन अमीन ने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शहजादे की नई दुल्हन के हाथ से भीख लूंगा। दासी ने जाकर बेगम को यह बात बताई। बेगम ने सोचा कि शायद यह फकीर दुल्हन को दुआ देना चाहता है। उसने जरीन को भीख देने भेजा। जरीन बाग में आई, उसके हाथ में थैली थी। अमीन ने फकीर के भेष में उसे पहचान लिया, लेकिन जरीन नहीं पहचान सकी। जैसे ही जरीन ने थैली बढ़ाई, अमीन बोला, जरीन, मैं सिक्कों की भीख लेने नहीं आया, मैं तेरे इश्क की भीख मांगने आया हूं। जरीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमीन, तुम? हाँ जरीन, तेरा अमीन। जरीन रोने लगी। अमीन, तुम्हें पता है क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा को और मेरा निकाह सब पता है, अमीन ने कहा। चल भाग चलें यहां से। जरीन एक पल को खुश हुई, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं अमीन, यह गलत होगा, अब मैं किसी और की हूं। अमीन को अचानक पीर बाबा की बात याद आई। उसने खुद को संभाला। तुम सही कह रही हो जरीन, अब तुम पर मेरा नहीं,
शहजादे कासिम का हक है, मुझे नहीं आना चाहिए था। जरीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, अमीन, मुझे खुशी है कि तुमने राह नहीं भटकाई। अब मेरी एक गुजारिश है, तुम भी शादी कर लो, मेरी याद में जिंदगी मत बिताना। अमीन ने वादा किया और वापस पीर बाबा के पास लौट आया। पीर बाबा ने कहा, अब तू हाशिमपुर चला जा, वहां की शहजादी मरियम बहुत होशियार है, उसने ऐलान कर रखा है कि जो उसकी परीक्षा पास करेगा वो उसी से निकाह करेगी। अमीन हाशिमपुर गया, सुल्तान यूसुफ के दरबार में हाजिर हुआ। शहजादी मरियम ने अमीन को एक पहेली भरी कहानी सुनाई, एक गरीब दाऊद के बारे में जो अपनी भीख को अजीब तरीकों से खर्च करता था। अमीन ने होशियारी से सारे सवालों के जवाब दिए। शहजादी मरियम खुश हो गई, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। सुल्तान यूसुफ ने कहा, जवान, मेरी बेटी अब तुम्हारी है। धूमधाम से अमीन और मरियम का निकाह हुआ। सुल्तान यूसुफ ने अमीन को अपना वारिस बना दिया। अमीन हाशिमपुर का बादशाह बन गया। उधर सुल्तान इकराम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक उन्हें लकवा मार गया। कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। उनका कोई वारिस नहीं था। पड़ोसी सुल्तान ने मौका देखकर हमला किया और रहमानपुर पर कब्जा कर लिया। इस तरह सुल्तान इकराम को अपने गुनाहों की सजा मिली। अमीन के घर एक बेटे ने जन्म लिया। वो सुखी जिंदगी जीने लगा। उसने अपने वालिदैन के नाम पर मस्जिद और खानकाह बनवाई और इस तरह सब्र, ईमानदारी और नेकी की जीत हुई। जालिमों को उनकी सजा मिली और नेक लोगों को अल्लाह ने नवाजा। कहानी समाप्त। सबक: वादा तोड़ना और दोस्ती के साथ गद्दारी करना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह देर से सही लेकिन अंधेर नहीं करता। सब्र और नेकी का फल जरूर मिलता है।